नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, आज 24 दिसंबर है और अगले ही हफ्ते हम अपने एक नए वर्ष की ओर बढ़ेंगे और एक नए साल की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, इस नए साल की शुरुआत के पहले मैं एक ऐसे विषय को आपके साथ चर्चा करने के लिए चुना हूं जो कि हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं विरोधाभास के हेडिंग के साथ आपसे कई अलग अलग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस विशेष वीडियो में जिसमें मैं पर्यावरण की संरक्षण और अंधाधुंध विकास, इन दोनों के बीच जो विरोधाभास है उस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों, बिना कुछ देर किए हम इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं जो कि आज हम सभी का अपनी ओर ध्यान खींचती है और हम सभी को अपने इस मुद्दे पर चर्चा करने को विवश करती है। तो दोस्तों, चलिए हम इस मुद्दे पर इस डेवलपमेंट या विकास को सेंटर में रखते हुए और एनवायरनमेंट में आ रहे हुए चेंज और उस एनवायरनमेंट को कैसे उसकी सुरक्षा की जाए, इस मुद्दे पर ध्यान रखते हुए अपने वीडियो की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो पर्यावरण है वो न सिर्फ इंसानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवन हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, छोटे छोटे जीव जंतु हो, उन सभी के लिए इस प्रकृति का, इस वातावरण का, इस पर्यावरण का बहुत अधिक खास महत्व है। क्योंकि यह एक ऐसा प्लैनेट है, पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर अभी तक हम जानते हैं कि जीवन संभव है और इसीलिए हम इसको जैवमंडल या फिर बायोस्फीयर भी कहते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हम जिस नए विषय की चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं आपको सबसे पहले ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हाल ही में पेरिस जो समझौता हुआ था पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उसके 5 साल हुए हैं। और उस 5 साल के बाद जो एक रिपोर्ट आया और जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से रिपोर्ट आया, उसमें यह बताया गया कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व में सबसे ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला देश है वह देश चीन है, जो कि इस विश्व में लगभग कुल पर्यावरण प्रदूषण का 30% हिस्सेदारी अकेले करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण देश है वह अमेरिका है। यह अकेले 13.5% की जो परसेंटेज है, 13.5% जो पॉल्यूशन है वो अमेरिका के द्वारा होता है। जबकि इसके अलावा लगभग 8.7% जो पॉल्यूशन है वो यूरोपीय देश मिल करके करते हैं। और यदि देश के मामले में देखा जाए तो भारत का स्थान इसमें चौथा है, जो कि अकेले दम पर 6.8% पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ये तो वो आंकड़े थे दोस्तों जिस पर आपको गौर करनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात की चर्चा करते हैं। दोस्तों, इंसान अपने इस पर्यावरण को एक ऐसी मुर्गी समझ चुका है जिसको कि वह एक बार में ही हलाल करके उसके सारे सोने के अंडे को निगल लेना चाहता है। पर्यावरण की सुरक्षा आज की हमारी विकास की अंधी दौर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। सरकार की बहुत सारी योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास के बावजूद भी आज पर्यावरण का हालात बहुत दयनीय है और पर्यावरण की चिंता निरंतर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इसलिए मैंने इस मुद्दा को आपके सामने चर्चा के लिए उठाया है। सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें कि ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करने के लिए समझौता हुआ था। सन 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। उसमें भी पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण में आ रहे चेंजेस के मुद्दे पर चर्चा की गई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को उभारा गया था, माने कि धारणीय विकास का विचार, जिसमें कि एक ऐसे विकास को सुनिश्चित किया जाए जहां पर्यावरण को प्रदूषित भी न किया जाए, पर्यावरण का संरक्षण भी हो और विकास भी हो। सन 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल भी हुआ था जिसमें कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात की गई थी। और सन 2015 में एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिसे हम पेरिस समझौता के नाम से जानते हैं, जिसमें यह गोल रखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विकसित, अल्प विकसित और गरीब देश है वो सभी देश एक साथ मिलकर के कदम उठाएंगे और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और हमारे पर्यावरण में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है उसको 1.5 से 2% तक कम करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये तो तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे, मुद्दे थे जिन पर कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के साथ पर्यावरण की सुरक्षा करने की, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई। लेकिन यह योजनाएं सिर्फ योजनाएं बनकर रह जाती हैं। इन योजनाओं का धरातल पर, जमीन पर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तभी तो आप देख सकते हैं कि
बीते सालों ही किस प्रकार अमेरिका, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषण फैलाने वाला देश है, उसने अपने आप को इस पेरिस समझौता से अलग कर लिया। ये दिखाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के, पर्यावरण की संरक्षण को लेकर अमेरिका कितना ज़्यादा एक तटस्थ भाव बना करके रखा हुआ है और उसे इस बात की फिक्र ही नहीं, चिंता ही नहीं कि पर्यावरण किस प्रकार से पूरे इंसानी जीवन को प्रभावित कर रहा है, पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। न सिर्फ इंसान बल्कि समुद्री जीव से लेकर के वन्य जीव तक और तमाम तरीके के जीव जंतुओं को प्रभावित कर रहा है और उन पर अपना नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों एक दूसरी बात करता हूं, भारत को केंद्र में रखकर यदि हम पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा करें तो ये बहुत अहम हो जाता है। दोस्तों हमारे देश में तो पर्यावरण की, प्रकृति की, नदी की, पहाड़ की, पत्थर की, ठीक है, पूजा की जाती रही है। हमारे देश में तो पेड़ों की पूजा की जाती रही है, चाहे वो वट वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, या फिर इसके अलावा हम नदी को गंगा मैया कहते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं। हम पवन को पवन देवता कहते हैं, अग्नि को अग्नि देवता कहते हैं, ठीक है, वायु देवता कहते हैं। लेकिन इस पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? इस प्रकृति को ही तो हो रहा है, इस पर्यावरण को ही तो हो रहा है। मतलब हम जिस चीज़ को, जिसको देवता की उपाधि देते रहे हैं, जिसको देवता की तरह मानते रहे हैं, और हम इसलिए मानते रहे हैं क्योंकि उनके बिना पृथ्वी पर इंसानों का जीवन संभव ही नहीं है, तो उसके बावजूद भी हम इस पर्यावरण को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी नेशनल लेवल पर और राज्यों के स्तर पर सरकारों के द्वारा प्रयास नहीं किया गया पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के, लेकिन जो प्रयास हुए हैं वो बहुत ही नाकाफी हैं, बहुत कम हैं। अगर सरकार 5,000 करोड़ रुपए अलॉट करती है पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के, तो उसमें से आधे से भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, और जो आधे पैसे भी खर्च होते हैं उसमें से 70 से 80% पैसे जो होते हैं वो सिर्फ इस बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने तक और बड़े बड़े प्रचार के पोस्टर लगाने तक सीमित रह जाते हैं। जो वास्तविक मुद्दों पर जिन पैसों को खर्च करना चाहिए, उन मुद्दों पर उन धन को खर्च नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत अधिक सोचने वाला बात है और ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है। दोस्तों अब मैं जो आगे आपकी तरफ कहने वाला हूं वो आप बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप यह देख रहे हैं, हाल फिलहाल के ही न्यूज़ में आपने देखा होगा कि किस प्रकार स्वच्छ हवा के लिए लोगों को पार्क में जाकर के बैठना, और थोड़े दिनों पहले का न्यूज़ था कि किस प्रकार यूरोप में बोतल बंद, मतलब शीशे के बोतल में बंद होकर के ऑक्सीजन बिक रहे थे, पानी तो बिक ही रहा है। तो मैं आपका ध्यान इस बात पर खींचना चाहूँगा कि किस प्रकार कैपिटलिज्म, किस प्रकार पूंजीवाद इस पर्यावरण प्रदूषण को भी अपने तरीके से फायदे के रूप में लेता है। दोस्तों सबसे पहले 18वीं शताब्दी का दशक था, उसमें औद्योगिक क्रांति आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही आगे के वर्षों में प्रकृति को तरह तरह से नुकसान पहुंचाया गया, अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सोयल पॉल्यूशन हो, तरह तरह के पॉल्यूशन फैलाए गए। दोस्तों ये कैपिटलिज्म, इस पूंजीवाद इस पर्यावरण को किस प्रकार से निचोड़ लेता है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला करके कच्चा माल का उपयोग करते हुए सामान को तैयार करके दुनिया के बाजारों में बेचा। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उसका फायदा उठाया। जब फैक्ट्री में इन सामान को तैयार किया गया तो उससे वायु का भी प्रदूषण हुआ, जल का प्रदूषण हुआ। तो सबसे पहले तो औद्योगिक उद्योगपतियों ने वहां फायदा कमाया जहां पर उन्होंने सामान को तैयार करके बेचा। उसके बाद उन्होंने, जब वायु प्रदूषित हो गया और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने एयर प्यूरिफायर बना करके बेचना शुरू कर दिया। मतलब खुद से पर्यावरण को प्रदूषित किया और उसके बाद उस पर्यावरण को प्रदूषित करने के बाद उसको हल करने के लिए एक दोबारा नया मशीन बना करके मार्केट को बेचना शुरू कर दिया और उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हुआ जल प्रदूषण। पहले तो प्रकृति को, पहले तो इस पर्यावरण में तो जल उपलब्ध है उसको प्रदूषित कर दो, उसके बाद उसको साफ करके पानी पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर को बेचना शुरू कर दो। तो दोस्तों आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार औद्योगिकीकरण, जो ये पूंजीवाद होता है, कैपिटलिज्म होता है, इस मार्केट को, इस नेचर को, इस वातावरण को अपना गुलाम बना लेता है और उससे फायदा पहुंचाता है। आप इसको गौर करेंगे तो ये बहुत बारीक से समझ आएगा कि किस प्रकार जो ये पूंजी है, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े घराने हैं, ये किस प्रकार अपने फायदे के लिए पूरी प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन करने पर, शोषण करने पर तुले हुए हैं। तो ये दोस्तों ये विरोधाभासपूर्ण है। ये कितना विरोधाभासपूर्ण है कि एक तरफ तो हम पर्यावरण का संरक्षण भी चाहते हैं और दूसरी तरफ हम अंधाधुंध विकास भी किए जा रहे हैं, एक ऐसा विकास जिसका कोई और अंत नहीं है। दोस्तों इससे पहले भी मैं पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलता जाता है।
दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ताकि आप उसको, अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसे देख सकें। दोस्तों विकास पे जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास है, वो एक दूसरा भी मुद्दा मैं आपको उठाना चाहूँगा। क्या जिस विकास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस विकास का कोई अंत है? क्या कभी जा कर के ये अंत हो पाएगा कि हाँ, इंसान ने इन चीज़ों को पा लिया है और इसके बाद हमारे लिए इस विकास का कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा कोई उत्तर नहीं है। मतलब इस विकास का कोई अंत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यह विकास कितना विरोधाभासपूर्ण, कितना कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ शब्द है, जो ग्रामीण लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए और सामान्य गरीब लोगों के लिए विकास का मतलब है, वह शहरी इलाकों में रहने वाले धनी लोगों के लिए विकास नहीं है। अर्थात, और जो शहरी लोगों के लिए विकास का मतलब है, धनी लोगों के लिए विकास का मतलब है, वो ग्रामीण और आदिवासियों के लिए विकास नहीं है। जैसे कि डैम बनना, नदी पर डैम बनना, जिससे कि पनबिजली पैदा की जाएगी, उस बिजली का उपयोग गांव और आदिवासी क्षेत्रों में कम और ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में होगा। तो एक विकास जो है उसका कोई एक अर्थ नहीं है। इस विकास का जो अर्थ है वो आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है, विरोधाभास से भरा हुआ है। मतलब विकास का कोई समरूप, कोई एक रूप अर्थ नहीं है। सभी के लिए विकास का अलग अलग अर्थ है, और कुछ के लिए, एक आदमी के विकास के लिए किया गया काम दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे जब डैम बनाया जाता है तो वो सिटी में, शहर में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन वह आदिवासियों के लिए किस प्रकार हानिकारक है, किस प्रकार उनको नुकसान पहुंचाता है, आप इसके बारे में जानते हैं। जब डैम बनता है तो हजारों की संख्या में गांवों को खाली कर दिया जाता है, लाखों की संख्या में लोगों को वहां से डिस्प्लेसमेंट का शिकार होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, दूर इलाकों में जाकर के रहना पड़ता है, वो अपने जड़ मूल से उस जगह से नष्ट हो जाते हैं। ये एक चीज है। कितना इलाका पानियों से भर जाता है, कितने जंगल काटने पड़ते हैं, ये होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से इस पूरा पृथ्वी पर जो अभी हमारे यहाँ का पूरा विश्व का जनसंख्या है वो लगभग 7 से 7.5 अरब है, जो बहुत जल्द ही तीव्र रफ्तार से बढ़ रहा है, और 8-9 अरब होने में इसे बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है। तो जो हमारी निरंतर बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए, खेती योग्य ज़मीन के विस्तार के लिए, कृषि योग्य ज़मीन के विस्तार के लिए, घर बनाने के लिए, इंसान जब जो सामान्य आबादी में रहने वाला, मैदानी इलाके में रहने वाला, शहरी इलाके में रहने वाला जो लोग है, जब वो उन जंगलों को काटता है, तो उन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों को, उसकी बायोडाइवर्सिटी को, उसकी इकोलॉजी को, मतलब उसकी पारिस्थितिकी तंत्र और वहाँ की जैव विविधता को, वन्य जीवों को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाता है, शायद यह हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। और उन जंगलों में रहने वाले जो बहुत गिने चुने माइनॉरिटीज़ की संख्या में जो आदिवासी लोग हैं, उनको इसका क्या प्रभाव पड़ता है, शायद यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इस विकास का, इस डेवलपमेंट का कितना कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ, कितना विरोधाभासपूर्ण अर्थ है, यह हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस नए साल की, जब हम एक नए साल के, पुराना साल अंत में है और एक नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, 2021 में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसके पूर्व मेरा यह बहुत उद्देश्य था महत्वपूर्ण कि मैं आपसे इस पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की कैसे, किस प्रकार से एक की जाए और ये समस्या किस प्रकार से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है, इस मुद्दे पर चर्चा करूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं एक दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगा, आगे की वीडियो में, जिसमें मैं आपसे कुछ ऐसे मुद्दे पर चर्चा करूंगा जिसके माध्यम से इस पर्यावरण में तमाम तरीके की जो पॉल्यूशन हो रही है, प्रदूषण फैल रही है और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, इससे किस प्रकार से हम आगे बढ़ करके सोच सकते हैं और किस प्रकार इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम अपना पहलकदमी कर सकते हैं या हाथ बटा सकते हैं, अपना सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप पर्यावरण की संरक्षण और अंधाधुंध विकास के बीच किस प्रकार एक विरोधाभास देखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन को देखते हैं? आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।